नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के बाकी थे, तो फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। दैट मीन्स 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो एक विशेष विषय के साथ, विशेष थीम के साथ मनाया जा रहा है। तो इस बार भी एक थीम के साथ मनाया गया। थीम क्या थी? अडैप्टिंग टू चेंज। याद रखना है तो पूरी वो अडैप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग इन अ न्यू वर्ल्ड, बट एग्जाम पर्पज़ के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो अडैप्टिंग टू चेंज, इतना ही ध्यान रखिएगा। अगर मैं बेसिकली बात करूँ हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, एक ऐसा विकार है जो सामान्य रूप से तभी होता है जब ब्लड में थक्का नहीं जमता, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, और ऐसी घटना तभी होती है जब खून के भीतर प्रोटीन की कमी हो जाती है, राइट। अच्छा, यह एक अनुवांशिक रोग भी है। अनुवांशिक रोग का मतलब ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला हीमोफीलिया रोग है जिसके कारण रक्त में थक्का नहीं जमता। और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तब तो बड़ी दिक्कत होती है। तब मान लेते हैं कोई व्यक्ति को हल्की सी भी चोट लग गई तो उसका खून रिसाव होना बंद नहीं होगा, राइट। तो खून का स्त्राव बहुत बड़े पैमाने पर होता रहता है। और अगर मैं बात करूँ इसे मनाने की, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 से, यानी कि 1989 से इसे हर साल मनाया जा रहा है। 1989 से हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। तो थीम याद रखिएगा, अडॉप्टिंग टू चेंज, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन ये कि 22 अप्रैल को स्पेस एक्स क्रीव 2 को लॉन्च करेगा। ये एक्चुअली मिशन है और इसे नासा ही लॉन्च करेगा। क्यों लॉन्च करेगा, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, समझिएगा इस बात को। जो आपकी पिक्चर में अंतरिक्ष यात्री दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बात ध्यान रखना, इस पर आपको शायद थोड़ा सा लोगो दिखाई दे रहा हो, ये इस तरीके के लोगो दिखाई दे रहे हो, तो ये भाई साहब जापान का फ्लैग है, राइट, जापान का। तो जापान की स्पेस एजेंसी का आप सबको नाम याद होगा, जाक्सा। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग देशों से, यानी अलग अलग एजेंसी से हैं, लाइक नासा, जाक्सा और ये से यानी कि यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है उससे भी हैं। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री अलग अलग तरीके के हैं। और 22 अप्रैल यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन इनको इस मिशन के द्वारा, किस मिशन के द्वारा, स्पेस एक्स क्रीव 2 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यानी कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, राइट। और इसे नासा ही भेजेगा, तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना। अब एक बात ये आती है कि क्या इससे पहले क्रीव 1 लॉन्च किया जा चुका है? तो बिल्कुल, स्पेस एक्स क्रीव 1 को 2020 में लॉन्च किया गया था। और आपको ध्यान देना है इस बात को लेकर के, पहली बार अमेरिकी धरती से मनुष्य अंतरिक्ष भेजा गया था स्पेस एक्स 1 के द्वारा, राइट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आज तक जितने भी मानव भेजे गए हैं, कह सकते हैं नासा के द्वारा, कहीं ना कहीं सोवियत की मदद से, रशिया की मदद से, या अन्य देशों के स्पेस एजेंसियों ने मदद से भेजा गया है। अमेरिका से स्पेशली कोई व्यक्ति अंतरिक्ष नहीं गया था। पहली बार स्पेस एक्स के क्रू 1 मिशन 2020 में भेजा गया था, उससे पहली बार कोई मानव अमेरिका की धरती अंतरिक्ष में गया था, राइट। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से हैं? नासा से हैं, जाक्सा से हैं और ईएसए से हैं, राइट। ध्यान रखना इस बात को लेकर। बात करेंगे नासा के ऊपर परिप्रेक्ष्य में, तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अगर मैं बात करूं स्पेस एक्स के, चूंकि स्पेस एक्स के ही सारे मिशन हैं, स्पेस एक्स की स्थापना 2002 को हुई थी, ठीक है। दोनों के अपने अपने अलग चीज़ें हैं। स्पेस एक्स एक निजी एजेंसी है, मालिक एलन मस्क हैं उनके, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। 2021 में दुनिया के सबसे धीमी वृद्धि दर वाला जो स्थिति रहेगी वो उप सहारा अफ्रीका की रहेगी। और ये कौन कह रहा है? ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, यानी IMF कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है। अब आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि कौन ऐसे देश हैं जो उप सहारा अफ्रीका के तहत आते हैं, राइट। या अगर ऐसे कहूँ तो मैं रीजनल क्षेत्र यानी कि सब सहारन अफ्रीका, ऐसे कौन कौन से देश हैं? देखो है क्या, ये आपको जो पट्टी दिखाई दे रही हो, ये वाले जो देश आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे देश हैं जिन्हें सब सहारा अफ्रीकन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ऐसे देश जो सहारा रेगिस्तान, जो ये पट्टी दिखाई दे रही है सहारा रेगिस्तान है, इस पट्टी से लगते हुए जो भी आपके देश आते हैं, चाहे माली हो, चाहे आपके नाइजर हो, चाड हो, सूडान हो, ठीक है, ऐसे जितने भी देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था IMF कह रहा है कि 2021 में धीमी रहेगी। और कितनी रहेगी? तो ये अर्थव्यवस्था रहेगी 4.1% की, यानी कि 2021 में इनकी जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो 4.1% रहेगी। अच्छा, ध्यान यहाँ पर भी देना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 5.5% से बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक रेशियो से भी इसकी जो GDP रहेगी, आर्थिक वृद्धि दर रहेगी, वो धीमी रहेगी, राइट। तो 5.5% रहेगा ग्लोबल का, और जबकि इस पूरे क्षेत्र का कितना रहेगा? 4.1%, जो कि बहुत कम है। अच्छा, 2020 की स्थितियां मैं बात करूं, 2020 में यहाँ 9% का संकुचन देखा गया था, यानी कि जो भी वृद्धि दर थी वहाँ पर 9% घट गया था मामला, ठीक। अच्छा, इसी क्षेत्र में जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाले एरिया में, इन्हीं एरियाज़ में लगभग बहुत बड़ी संख्या रहती है, 32 मिलियन ऐसे लोग रहते हैं जो कि गरीबी में चले गए अचानक से इस पैंडेमिक सिचुएशन में, राइट। अच्छा, ये ऐसे जो देश हैं आपके, टोटल 17 देश ऐसे आते हैं जो उप सहारा अफ्रीका में काउंट किए जाते हैं। वैसे तो अफ्रीका में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, राइट। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट ये भी इसी में IMF कहता है कि 5% लोग ऐसे हैं
जो रोजगार में बिल्कुल कमी, धक्का चला गया है, पीछे चले गए हैं लोग, ठीक है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट क्या क्या कहती है, तो आईएमएफ की रिपोर्ट में आपको एक बार क्विक रिवीजन में दे देता हूँ कि उप सहारा अफ्रीका में कुल जो 17 देश आते हैं उनमें से जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगी वो 4% की दर से बढ़ेगी, राइट, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी जो रहेगी उससे भी कम रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि 5.5% से कम रहेगी। 2020 में यहाँ 9% का संकुचन देखने को मिला, यानी कि जो जीडीपी बढ़ रही थी, यानी कि वैश्विक जो इकोनॉमी यहाँ की बढ़ रही थी वो घट गई, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। और ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, ठीक है। आई होप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ड्यू टू कोविड रीजन आप सब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की कितनी नीड है, क्योंकि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि जब से इससे पहले वाला जो लॉकडाउन सिचुएशन थी या इससे पहले जो कोविड के जो इशू थे या कोविड के केसेस थे उनमें 43% ऑक्सीजन की नीड आती थी, राइट। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई है 50%, राइट, यानी कि 7% इंक्रीज हुआ डेटा, 7% डेटा इंक्रीज हुआ है, यानी कि अब हमें 7% और ऑक्सीजन चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। देश में भारत सरकार ने कुछ टारगेट रखे हुए हैं कि 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, लेकिन 102 ना होकर के फिलहाल जो पीएम केयर्स फंड मदद करेगा वो 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना की मदद करेगा। अच्छा, मैं पीएम केयर के बारे में एक बात को बता दूं आपको। पीएम केयर का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। एक ऐसा फंड है जिसके बारे में बहुत हो हल्ला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला था इस बात को लेकर के कि आप पीएम केयर्स में जो भी पैसा आया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि कहाँ कैसा पैसा आपने लगाया है। हालांकि अभी देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि पीएम केयर्स फंड से बहुत सारी एम्बुलेंस आई, या पीएम केयर्स फंड से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली जो मेडिकल सेक्टर में बढ़ा चढ़ा करके सामने आई। खैर, तो आप सबको ध्यान रखना है कि पीएम केयर्स फंड के तहत कितने नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे अस्पतालों में, तो 100, राइट, 100। पीएम केयर्स फंड चर्चा में बना रहा तो पीएम केयर्स फंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गगनयान इसरो ने फ्रांस के साथ समझौता किया। किसके लिए? गगनयान के लिए। ध्यान देना इस बात को लेकर के, गगनयान के लिए जो फ्रांस है क्या मदद करेगा, तो गगनयान के लिए फ्रांस मदद करेगा उपकरण बनाने के लिए, यानी कि जो भी उसके उपकरण होंगे किसके, गगनयान के, उसका निर्माण काम करेगा फ्रांस। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया प्रशिक्षण देगा। ये पहला मिशन होगा गगनयान जिसमें मानव जाएगा अंतरिक्ष में, ये भारत का पहला मिशन होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको पिक्चर के माध्यम से समझा दूँ, शायद समझ में आए आपको। इसके लिए 2022 लॉन्च ईयर रखा है टारगेट, और दूसरी चीज़ जो कॉस्ट रखी हुई है वो 10,000 करोड़ रुपए से कम रखी हुई है, यानी कि कम से कम कॉस्ट में हम जाएं, राइट। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैनेड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर द यूएस, रशिया एंड चाइना। दैट्स मीन कि यूएस, रशिया और चाइना के बाद हम चौथे ऐसे देश होंगे जो अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलतापूर्वक काम कर रहे होंगे, ठीक है, अगर ये सफल होता है तो। बाकी ये सब चीज़ें ग्राफ वाइज हैं, इनको चीज़ों को आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस की जाए, लेकिन फिर भी आप कम से कम ये जो डेटा मोटा मोटा रखा मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2022 में भेजा जाएगा। फ्रांस अभी उपकरण बनाने के लिए सहयोग करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लिपकार्ट ने क्लियर टिप का अधिग्रहण कर लिया। क्लियर टिप बेसिकली एक ऐसी साइट है जो कि आपको बाहर घूमने फिरने के लिए होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग जैसे मसले आपको सॉल्व करती है। तो थोड़ा सा क्लियर टिप के बारे में समझ लीजिएगा। क्लियर टिप ये आपका, इसका मैंने विकीपीडिया से पेज निकाला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है स्टुअर्ट क्रिक्टन, राइट। तो ये 2006 में कंपनी स्थापित हुई थी। जो आपकी वर्तमान में क्लियर टिप कंपनी है ये 2006 में स्थापित हुई थी। और इसके अलावा जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो SAP है, ठीक है। फाउंडर स्टुअर्ट क्रिक्टन एंड हर्ष भट्ट, यानी कि हर्ष भट्ट वर्तमान में इंडियन ही थे। और इसका जो अधिग्रहण कर लिया है वो किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने, राइट। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। किसने की थी? तो बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने करी थी। दोनों भाई थे और उन्होंने बाकायदा अमेजन में इससे पहले कार्यरत भी थे, लेकिन उस पर नहीं जाना है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। खैर, और फ्लिपकार्ट से जुड़ी खबर मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई, आप अगर चाहें तो वीडियोज़ में सर्च कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े बड़े वेयर हाउस यानी गोदाम बनाने का निर्णय लिया हुआ है, ठीक है। तो क्लियर टिप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, तो ये क्लियर टिप के बारे में आई थिंक आपको सफिशिएंट है कि हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना कब हुई और कौन इसका CEO है, राइट। तो इतनी चीज़ें देख लीजिएगा, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की ही है, आप सब जानते हैं। तो आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स सेमिनार आयोजित किया गया, यानी कि एक ऐसा ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया है जिसमें टोटली बेस्ड जो बात करी गई वो किस पे बात करी गई कि आतंकवाद किस तरीके से, आतंकवादी जो समूह है वो कैसे इंटरनेट का दुरुपयोग करता है, वो सारी बातें। खैर, कुछ इंट्रोडक्शन है ब्रिक्स के बारे में, समझ लीजिएगा उसके बारे में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका।
बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो बना वो 2010 में जब साउथ अफ्रीका ऐड हो गया उसके बाद। लेकिन अगर मैं बात करूँ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स मेट इन सितंबर 2006 बिगिनिंग अ सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग। यानी कि ऐसा कहा जाता है एक्चुअली पूछा भी जाता है, अगर आपसे पूछे इसको हटा दूं मैं, ब्रिक की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2006, राइट, 2006। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका ऐड होता है 2010 में, ये से वैसे ही ये बन जाता है क्या, ब्रिक्स। ठीक है, तो आप सबको ध्यान रखना है, ब्रिक्स एक बड़ा समूह है, दुनिया की लगभग 21 से 24% जीडीपी ब्रिक्स देशों के पास में ही है, जनसंख्या के बड़े मामले इन देशों के पास में है। खैर चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि ब्रिक्स 2021 का जो समिट होगी वो भी इस बार इंडिया में ही होगी, राइट। 2021 की ब्रिक्स समिट यहीं होगी, 2020 की हुई थी रशिया में, जो आप देख रहे हैं आरफा रशिया, उसी में ही हुई थी, और इस बार जो होगी वो भारत में ही होगी। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप को लॉन्च किया गया है। मानसिक मतलब मेंटली व्यक्ति मजबूत रहे, सबके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम दिया मानस। अब मानस का फुल फॉर्म क्या है, तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिसी अगमेंट क्या लिखा हुआ है, अगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखना इतनी बात को लेकर के, ये इसका बाकायदा फुल फॉर्म दे रखा है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसमें बाकायदा चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से ध्यान रखना है, किस तरीके से चेक इन करना है, इंगेज कैसे रहना है, अपने अपने आप को रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मानसिक स्वास्थ्य बढ़ावा देने के लिए करी गई हैं। खैर, मानस के अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने बाकायदा एक आनंद भवन करके एक स्थापित किया था, एक कह सकते हैं एक ऑफिस स्थापित किया था कि लोग खुशहाल रह सकें, यानी कि मेंटली रूप से खुशहाल रहने के लिए मध्य प्रदेश ने पहली बार भारत में ऐसा आनंद करके एक ऑफिस का निर्माण किया था। मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को, लेकिन ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने खुशहाली के ऊपर पहला ऑफिस का निर्माण किया था। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया है। तो हिमाचल दिवस के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है 25 जनवरी 1971, तो ये क्या है, तो इस बात को पूरा समझिएगा कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ठीक है, अगर इससे पहले मैं बात करूं तो 15 अप्रैल 1948 को यह मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन मेन रूप से जो राज्य का दर्जा दिया गया वो 1971 में दिया गया। तो वही लिखा हुआ है कि 25 जनवरी 1971, लेकिन अब इसको मानक तौर पर जो 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया, उसी के आधार पर मानक समय, इसको मानक कह सकते हैं, लेके चल रहे हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के वर्तमान में सीएम है वो जयराम ठाकुर जी हैं, राज्यपाल हैं यहाँ बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटों की बात करूं तो 4 हैं, राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो 3 हैं, विधान सभा की सीटों की बात करूं तो 68, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। ध्यान रखिएगा इतनी बात को लेकर के। खैर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किया, आप लोग एक बार इनको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि आपको दोबारा अपडेट हो जाए। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।